अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ आई में खुश आमदीद। मैं इफ्तिखार शराजी। नॉर्मली इस प्रोग्राम की मेज़बानी अफसल कोमा साहबा करती हैं, लेकिन इन दिनों क्योंकि निजी मसरूआत के बायस मेज़बानी नहीं कर पा रही, लिहाजा इस शो की मेज़बानी के फ़राइज़ इस हफ़्ते मुझे अंजाम देने हैं। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो इंतखाबात को गुजरे अब 11 रोज़ हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कामयाब होने वाले उम्मीदवारों के बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सका। और इस दौरान अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन में 860 जो टोटल उम्मीदवार थे, उनमें से कुछ 455 गोया कि अपनी एतराज़ात और अपनी दरख्वास्तें लेकर इलेक्शन कमीशन के पास आए हैं। गोया कि हम कह सकते हैं कि 55% से ज़ायद जो इलेक्शन है उसके ऊपर कंट्रोवर्सीज़ के साए मंडरा रहे हैं। इस दौरान हमने देखा है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक हुक्म आया जिसमें कौमी असम्बली के इस्लामाबाद से जो 3 हल्कों के नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किए गए थे उनको मुअत्तल कर दिया गया है और इन तीनों हल्कों पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब करार पाए थे। कल हमने देखा है कि बड़ा एक डिबेट होती रही, क्योंकि एक रोज़ पहले चीफ कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा साहब ने जो एतराफ़ी बयान दिया, उसके बाद सूरत हाल बदली हुई नज़र आ रही है और अब न सिर्फ तहरीक इंसाफ बल्कि गैर सरकारी तंजीम फाफिन और पाकिस्तान बार कौंसिल भी इलेक्शन को लेके तहकीकात का मुतालबा कर रही है। और इस दौरान हमने देखा भी है कि इलेक्शन कमीशन अगरचे चीफ कमिश्नर रावलपिंडी के बयान को लेके तहकीकात का आगाज़ तो कर दिया, लेकिन उस तहकीकात के मामले पर भी बड़े एतराज़ उठ रहे हैं। दूसरी जानब नाज़रीन, अगर हम देखें विक्ट्री स्पीच करने वाली मुस्लिम लीग नून, अगरचे उन्होंने हुकूमत बनाने का ऐलान किया, लेकिन देखा यह गया कि गुज़श्ता 4 रोज़ की मुलाकातों के बावजूद दूसरी बड़ी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अभी तक शिरकत इक़्तिदार का फार्मूला तय नहीं हो पाया। और इस दौरान हमें कुछ इस तरह के बयानात को भी देखने को मिले कि जिससे ये जो मुज़ाकरात का माहौल है वो थोड़ा सीधा होता हुआ नज़र आ रहा है। इस दौरान PTI ने आज एक और इन्वेस्टमेंट की, और वो ये कि उनके अब तमाम अरकान वो खैबर पख्तूनख्वा में हों, मरकज़ में हों या फिर पंजाब में, वो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन कर लेंगे और इसी के ज़रिए वो अपनी आप मखसूस नशिस्तें भी हासिल करेंगे। और वो जमात के जो पहले ये कह रही कि वो शायद अपोजिशन बेंचों पर बैठेगी, आज फिर उनकी जानिब से जो नामज़द वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार हैं उमर अयूब साहब, उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ मरकज़ में खैबर पख्तूनख्वा में बल्कि पंजाब में भी हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे और बनाएंगे। इस दौरान नाजरीन हमने देखा है कि जो आलमी रेटिंग एजेंसी है माशियात को लेकर फिच, उनकी जानिब से कुछ खदशात का इजहार किया गया और कहा यह गया है कि इलेक्शन के बाद जो गैर यकीनी की सूरत हाल है सियासी, उससे पाकिस्तान की आने वाली हुकूमत को IMF का प्रोग्राम लेने में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। और साथ में उन्होंने ये भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जिस तरह एक सियासी जमात बल्कि PTI का नाम लेके कहा गया कि उनको उस जमात को साइडलाइन किया जा रहा है इलेक्शन के बाद भी, इससे मुल्क के अंदर गैर यकीनी की सूरत हाल को बढ़ावा मिलेगा। नाज़रीन, आज इसी तमाम मौज़ूआत को हम लेके गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग से हमें ज्वाइन किया है राना एहसान अफजल साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपका। और उनके साथ मौजूद हैं शर्मिला फारूकी साहबा, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। और थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे अहमद अवैस साहब, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। तो सबसे पहले मैं राना साहब आप ही की तरफ आऊँगा और जानने की कोशिश करेंगे सर, ये क्या वजह है कि अभी तक कोई मामला तय नहीं हो पा रहे, कहाँ पे मामला रुके हुए हैं? क्योंकि जो इब्तदाई हमें इंडिकेटर्स थे वो तो बड़े लग रहे थे कि पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई डिमांड्स भी नहीं है, आपको कहा जा रहा था कि आप हुकूमत को लीड करें, लेकिन अब सूरत हाल बदली हुई नज़र आ रही है, क्या वजूहात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अभी मुशावरत चल रही है और इसके अंदर 2-3 प्रिंसिपल्स हैं जो हम समझते हैं लाजिम है अगर इस कोलिशन को हमने लीड करना है। तो सबसे पहले तो कोलिशन में सबको जिम्मेदारी उठानी होती है और ये मुमकिन नहीं है कि एक जो कोलिशन का पार्टनर है उसके ज़िम्मे सारे मुश्किल फैसले हों और बाकी जो लोग हैं वो पीछे बैक सीट पे बैठ के सफ़र करें और इंजॉय करें और देखें कि क्या जो है वो लीडिंग पार्टनर जो है वो क्या गलतियां करता है या कहाँ फंसता है। तो ये बातचीत
हमारी अभी अंडर प्रोसेस है। और इसके अंदर देखें कोई हमारी जिद भी नहीं है, कोई ये जरूरी नहीं है कि हमने ही हुकूमत चलानी है। ये भी बड़ा मौक़िफ़ है हमारे जमात के मेंबर्स का, सीनियर मेंबर्स का, लीडरशिप का भी। ये तभी देखें मुल्क जिस दोहराए पे है माशी तौर पे, और जो जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसके अंदर सबको जिम्मेदारी लेनी होगी, चाहे रियासती इदारे हो, हुकूमत हो, अपोजिशन हो। तो ये 2 4 5 प्रिंसिपल हैं जिनके तहत हम समझते हैं कि आगे बढ़ेंगे। और दूसरा देखें, अगर एक जमात है उसको अवाम ने मैंडेट दिया है और वो कोशिश करे कि इस मैंडेट से बढ़ चढ़ के उसको जो है वो एडजस्ट कर दिया जाए, तो ये भी चीज़ों के अंदर रुकावट पैदा करता है और मुश्किलात पैदा करता है मिल के चलने के लिए। तो इन सारे मामलात को हमारी लीडरशिप देख रही है। और अभी ये भी है कि हमने ये भी डिसाइड किया है कि हमने जो ये बातचीत है, जब तक कोई फाइनलाइज नहीं होती चीज़ें, तो हमने जो निटी ग्रिटीज हैं या जो डिटेल्स हैं उनको पब्लिक नहीं करना, लेकिन इसको कम से कम हम जो है वो फॉलो करेंगे। सही। शर्मिला साहब, आप की तरफ आऊंगा। इनफैक्ट पीपल्स पार्टी की जो पहली स्टेटमेंट थी, बिलावल भुट्टो साहब तो ये फरमा रहे थे कि अनकंडीशनल सपोर्ट है, बैठेंगे अपोजिशन बेंचों पे, हुकूमत को हम सपोर्ट सिर्फ करेंगे, एतमाद का वोट देंगे। लेकिन अब जो खबरें सुनने को मिल रही हैं कि शिरकत इक़्तिदार, क्या कोई अब पीपल्स पार्टी ने सेकंड थॉट लिया है, गोया कि हुकूमत का हिस्सा बनेंगे, वजारतें भी लेंगे, पंजाब के अंदर भी हुकूमत का हिस्सा होंगे? मामलात हैं क्या? क्यों इतनी ज़्यादा पेचीदगी नज़र आ रही है हमें अब इस इत्तेहाद को आगे बढ़ने के हवाले से? जी शुक्रिया शराजी साहब। देखिए, जो सीसी का फैसला है और वो यही है कि हम हुकूमत बनाने में PMLN की मदद करेंगे, लेकिन काबीना में शराकतदारी नहीं करेंगे। यही बात अब तक तय है और इस बात का अयादा एक बार फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ठट्ठा में अपनी स्पीच में भी कहा। अब इशू ये है कि आज 5वीं बैठक है दोनों जमातों की, कोऑर्डिनेशन कमेटी की, और मैं समझती हूँ कि अच्छी पेशरफ्त होगी। ऑफ कोर्स जिस तरह राना साहब बता रहे हैं, PMLN भी बज़िद है कि हम काबीना के अंदर शराकतदारी लें ताकि अच्छा हो बुरा हो उसमें पीपल्स पार्टी साथ हो, वो अकेले उस अच्छाई या बुराई का मलबा ना उठाएं। लेकिन जहाँ तक पीपल्स पार्टी का अभी तक का ये फैसला है कि हम काबीना में शराकतदारी नहीं करेंगे, और आगे के जो हुकूमत के मामलात हैं और जो पार्लियामान की कानून साजी और दीगर मामलात हैं उसमें हम केस टू केस देखेंगे आया कि कौन सा ऐसा इकदाम है जो मुल्की मुफाद में, उसको हम सपोर्ट करेंगे, वरना हम एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी करेंगे। 2022 में तो इससे ज़्यादा मुश्किल हालात थे, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा था, लेकिन आपने कोई इस तरह का थॉट नहीं लिया। अचानक ये सोच में बदलाव पीपल्स पार्टी के कैसे आ गया कि अब आपको लग रहा है कि हालात मुश्किल हैं, हुकूमत का बराह रास्त हिस्सा नहीं बनना चाहिए, बैठे पोजीशन में सिर्फ सपोर्ट करें? ये सोच का बदलाव क्यों, वजह क्या है इसकी? को लग रहा है कि हालात आगे ख़राब होने जा रहे हैं? ये सिनेरियो है, वही पस मंज़र है कि जब हम PDM में कोalition पार्टनर बने तो अच्छा किया बुरा किया, और जैसा भी हुआ, मतलब इस मुल्क के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत बढ़ी, उसका मलबा पीपल्स पार्टी को भी एक हद तक उठाना पड़ा। हालांकि हम सिर्फ 10 वजारतों के हवाले से काबीना का हिस्सा थे, लेकिन हमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बारे में भी हमें जवाबदेह होना पड़ा, वाटर एंड पावर के बारे में भी होना पड़ा, प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसीज के हवाले से भी होना पड़ा। और जाहिर बात है, एक तरह से ये बात सही भी है, क्योंकि जब आप काबीना का हिस्सा होते हैं तो कैबिनेट विद अलॉन्ग विद द प्राइम मिनिस्टर सिंग्स और स्विम्स टुगेदर। तो इस वक्त क्योंकि हमें जितना मैंडेट मिला, हम समझते हैं कि हमें हुकूमत बनाने का मैंडेट नहीं मिला, और PMLN ने जब हमें अप्रोच किया कि हमें हुकूमत बनाने में आपकी मदद दरकार है, तो हमने ये मामला CC में उठाया। वहाँ भी मेंबरान ने काफी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि माजी में भी सिंध से जो वादे किए गए वो भी पूरे नहीं हुए, और काबीना के अंदर ये क्लैरिटी आ गई कि ना तो आपको गवर्नर्स की कोई पोजीशन चाहिए, ना आपको चेयरमैन सेनेट का ओहदा चाहिए, ना आपको स्पीकर का ओहदा चाहिए, ना ही आप चाह रहे हैं कि पंजाब से आपको कोई सेनेटर्स को मुंतखब कराया जाए। ऐसी कोई डिमांड्स नहीं है ऐसे मुस्लिम लीग नून से आपकी? देखिए जी, हमारी कोई डिमांड नहीं है। हमने ये बात बड़े वाज़े तौर पे कही है, और ये सबके सामने कोई ढकी छुपी बात तो नहीं। हमने कहा है कि हमारे प्रेसिडेंट के कैंडिडेट जो हैं वो सदर आसिफ अली जरदारी साहब होंगे। हमारी ख्वाहिश है कि हम उनको दोबारा देखें, और मैं ये समझती हूँ कि सदर जरदारी साहब का कैंडिडेचर ऐसा है कि जब हम सदर जरदारी साहब को
एज अ प्रेसिडेंट कैंडिडेट सामने रखते हैं, तो कोई भी जमात, चाहे वो PMLN हो या MQM हो, दीगर जमातें हो, उसको अपोज नहीं करेंगी। और हमारी ख्वाहिश है सही कि हम उनको एक बार फिर ऐवान सदर के अंदर देखें। इसी ऐवान तरीके सदर से में देखें। के जी मनसब के लिए और चेयरमैन सेनेट के मनसब के लिए अगेन हम अपने कैंडिडेट्स को पिच करेंगे। सही। अहमद अवैस साहब को भी शरीक गुफ्तगू करते हैं। अहमद अवैस साहब, इनफैक्ट आज आपकी जमात ने भी एक नया मूव कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को आप लोगों ने ज्वाइन किया सर, साथ में उमर अयूब साहब बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि आप मरकज़ में भी, पंजाब में भी, खैर पख्तूनख्वा में तो खैर आप बनाएंगे, बट मरकज़ और पंजाब के हवाले से भी बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं सर। कोई स्ट्रेटजी इन प्लेस है? किस बुनियाद पे इतना बड़ा दावा किया जा रहा है कि इन मरकज़ और पंजाब में भी हुकूमत बना लेंगे आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो रीजन ये है कि जो हमारी अपना एस्टिमेट है, कम से कम हमारी 150 से 160 सीटें हैं मिनिमम, जो बहुत क्लियर हैं, जो मैंडेट जो है विच हैज बीन स्टोलन, और उसके एक पिटिशन भी दायर की हुई है, और हम इसके ऊपर पूरा जोर भी लगाएंगे कि जितनी जल्दी इसका फैसला हो। और दूसरी बात यह है कि अब क्योंकि हमारी वो पोजीशन जो है हमने पार्टी के साथ ज्वाइन कर लिया है, तो अब हमें वो स्पेशल सीट्स जो हैं, वुमेन सीट जो हैं, वो भी मिल जाएंगी। तो इन्हीं बुनियाद के ऊपर उमर अयूब साहब ने जो ये बात की है, वो इन दो बुनियादी इसके जो पहलू हैं वो यही हैं। और ये बात वाज़ेह है कि हम किसी से कोलिशन गवर्नमेंट की शक्ल में नहीं आएंगे, हम हुकूमत साजी में किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, और अगर ज़रूरत होगा अदरवाइज तो हम अपोजिशन में बैठेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन और आइन के मुताबिक कितना भी क्लोजली हम आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अपने आप को चला सकेंगे, हम जरूर चलाएंगे। तो अहमद अवैस साहब, इनफैक्ट अब आपको लगता है कि अभी तक तुम देखे 11वें रोज में बैठे हैं और मुकम्मल तौर पे जितने भी उम्मीदवार जीते उनके नोटिफिकेशन आ नहीं सके, तो जितने बड़े डिस्प्यूट्स जो आप कह रहे हैं, आपको लगता है कि मुख्तसर तरीन वक्त में कहीं तय हो पाएंगे, ट्रिब्यूनल उनको निपटा पाएगा और आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कि हुकूमत साजी कर ले इन मरकज और पंजाब में? बात यह है कि इतनी ड्रास्टिक जो है इसमें जो ग्लेरिंग आप कह लीजिए, इतनी ज्यादा धांधली की शवाहिद मौजूद हैं, हमारे पास भी हैं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ये इतनी डिटेल से मौजूद हैं। और उसमें पंजाब में तो पंजाब हुकूमत इतनी डायरेक्टली मुलव्वस है उसके अंदर, क्योंकि पुलिस जिस तरह फंक्शन करती रही है, आके हरासा करती है। अराउंड आधी रात को उन्होंने आके जिस वक्त रिटर्निंग ऑफिसर को वहां से उनको हरासा करके किसी को बदल दिया, किसी को जबरदस्ती उनसे अपनी मर्जी के उन्होंने फॉर्म 47 तैयार करवाए, जिनका रिकॉर्ड से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला ये मामला इतनी दूर तक फैल चुका है कि ये इसको मेगा फॉर्म के अंदर अब टेकअप करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और अदालतों को भी। तो उस सूरत में मुझे बड़ी कभी उम्मीद है कि ये बहुत जल्द रिजॉल्व भी हो जाएगा, जो भी इशू जिस तरह भी रिजॉल्व होना है, और हमें भी पता लग जाएगा कि हम हुकूमत साजी में आते हैं अपने तौर के ऊपर या हम अपोजिशन में बैठते हैं। मुनासिब पॉइंट। अगर मैं जरा चाहूँगा अब थोड़ा सा हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर फाफिन, क्योंकि उनकी जानिब से भी कहा यह गया है कि अब इंतखाबात को लेके बाकायदा तौर पे तहकीकात होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया। हमारे साथ मुख्तार जावेद साहब हैं, बहुत शुक्रिया मुख्तार जावेद साहब। इनफैक्ट आपने कोई 3 मदारिज पे कहा है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। एक तो ये बताएगा कि इससे कैसे मदद मिलेगी कि जो इस वक्त एतराज़ात आ रहे हैं और बखसूस तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है कि उनकी कोई 180 या 170 नशिस्तें हैं और उनसे वो छीनी गई कम से कम 60, 70 या 80 नशिस्तें हैं, ये कैसे मुमकिन होगा और वो क्या तरीक़ाकार हो सकता है कि जिसके नतीजे में तमाम फरीक मुतमईन में हो पाए? कुछ बताइए नाजरीन को। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आवाज मेरी क्लियर आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर है। अच्छा सर, ऐसा है कि फाफन ने अपनी मुशाहिदाकारी के दौरान एक तो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट निकाली, वो आपने सबकी नजर से गुजरी, और जो अभी हमने कल जो प्रेस रिलीज निकाली है जी, और उसमें हमने ECP से ये दरख्वास्त की है कि वो जो लीगली चैलेंज्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसमें बाकायदा रिजल्ट्स का ऑडिट किया जाए, क्योंकि सिचुएशन दिन ब दिन बिगड़ रही है। और इस जमन में फाफन ने एक 3 स्टेज मेथोडोलॉजी है वो प्रपोज की है
और ये उन हलकों के लिए की है जहाँ सियासी जमातों और उम्मीदवारों ने अपने जो नताइज हैं वो लीगल फोरम्स पर चैलेंज किए। और फाफन ने ये मुतालबा किया है कि वो बाकायदा डेटा एनालिसिस करे इलेक्शन कमीशन, और फॉरेंसिक को इस्तेमाल करते हुए ये जो इलेक्शन 2024 की जो लेजिटिमेसी है और इसका जो आउटकम है इसको यकीनी बनाए। अब मैं आता हूँ वो जो हमने स्टेजेस जो हमने प्रपोज की हैं, वो पहली स्टेज पर तो ये है कि इलेक्शन के जो नताइज के फॉर्म्स हैं जिस पर बड़ी बात हो रही है, कोई 45 की बात कर रहा है, कोई 47 की कर रहा है, कोई 49 जो हतमी है, तो उस पर फाफन का ये मौक़िफ़ है कि पहली स्टेज पर इलेक्शन के नताइज के जो फॉर्म हैं पहले तो उसकी दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए ऑडिट पर्पस, और फिर वो उसकी जो उसका मुसद्दका होना यकीनी बनाया जाए। पहले दस्तयाबी, फिर उसका मुसद्दका होना, और फिर उसकी कंप्लीटनेस और करेक्टनेस। तो ये वो सारी चीजें हैं जो मैंने बताई कि कंप्लीट वो फॉर्म जो अब फर्ज करें हम अगर शुरू करें फॉर्म जो है 28 से हम शुरू करें, तो ये वो फॉर्म है जिसमें पोलिंग स्टेशन की लिस्ट दी जाती है हर हल्का के लिए। तो इस फॉर्म में अगर हम इसको मिलाकर देखें तो 28 फॉर्म के बाद एक फॉर्म 33 है जिसका कम जिक्र होता है, और इस फॉर्म 33 में उम्मीदवारों के नाम दर्ज किए जाते हैं। फिर एक फॉर्म है जी 45 जिसका बहुत जिक्र हो रहा है, और 47, तो इनको प्राइमरी रिजल्ट फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है। तो जब तक फाफन पहली स्टेज पे यह मुतालबा करता है कि इन तमाम फॉर्म की दस्तयाबी के बाद इन फॉर्म की जो विद इन इसकी जो करेक्टनेस है, इसकी जो फिलिंग है उसको देखा जाए। ठीक है। और फिर जो फॉर्म हैं जो 28 से लेके 49 तक फॉर्म, ठीक है, यानी 45 फॉर्म जो है वो रिजल्ट का फॉर्म होता है। ठीक है। 46 जो है वो बैलेट पेपर काउंट का है। 47 जो है सर जिस पे बहुत बात हो रही है वो जो अबूरी रिजल्ट का है। जी। और अबूरी रिजल्ट के बाद आ जाते हैं दो फॉर्म जिनका ज्यादा ताल्लुक ऑफिशियल से होता है, यानी फॉर्म 48 और 49। जी। 48 जो होता है वो आरओ की तरफ से हतमी नतीजा, और 49 जो होता है वो मुकम्मल जिसे कहते हैं नतीजा जो होता है। तो इन फॉर्म का आपस में भी बड़ा ताल्लुक है। अगर किसी जगह फॉर्म अगर 28 फॉर्म इस्तेमाल हुआ है और वो मैच नहीं कर रहा फॉर्म 45 से, तो इसका मतलब है वहां गड़बड़ है, उसको देखना चाहिए। और इसी तरह अगर फॉर्म 45 जो है उसमें दिए गया डेटा फॉर्म 47 से जो अबूरी है उससे मैच नहीं कर रहा। जी सर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर कुछ सियासी जमातों के पास 45 जो 5 हैं अगर वो सारे एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं तो फिर उनको ऑथेंटिक तस्वर किया जा सकता है। नाज़रीन, प्रोग्राम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। सर, न सिर्फ तहरीक इंसाफ, अब तो फाफिन, पाकिस्तान बार कौंसल, दुनिया भर से कहा कि सारे मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाए, तो क्या वजह है? गोया के चीफ कमिश्नर रावलपिंडी के स्टेटमेंट को लेके तो इलेक्शन कमीशन बड़ा एक्टिव हो गया, बट बाकी वाशेस को नहीं सुना जा रहा। और आज आपने देखा भी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शुएब शाहीन साहब की पिटीशन के ऊपर कम अज़ कम इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के 3 हलकों से जो नोटिफिकेशन जारी किए गए थे उनको मुअत्तल कर दिया गया। तो लगता तो नहीं है सर ऐसा कि जो शिकायत हैं बड़ी जेन्युइन है और उनको बड़ी तेजी के साथ और बड़ी संजीदगी के साथ एड्रेस करना चाहिए? देखिए, मैं आपको एक वाकया सुनाना चाहता हूँ। आज सुबह जब मैं उठा तो मैंने जब अपना फ़ोन देखा तो उसमें बहुत सारे सवाल लोगों ने मैसेजेस किए हुए थे कि ये आपका कोई प्रिंटिंग प्रेस है लाहौर में, क्योंकि पीटीआई ऑफिशियल से एक ट्वीट था उसमें मेरा नाम लेके कहा कि पीएमएलएन लीडर एहसान का प्रिंटिंग प्रेस से कोई बैलेट पेपर छाप रहे हैं। तो मेरा तो इस कारोबार से ना कोई तल्लुक है, ना मेरा कोई प्रिंटिंग प्रेस है, लेकिन सुबह वो हो गया था मेरा। और वो फिर जो वीडियो इतनी वायरल हुई कि प्रिंटिंग जो बैलेट पेपर है वो प्रिंट हो रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, तो जो प्रोपोगेंडा मशीन है उसने एक पूरी हवा बनाई है और इंटरनेशनल मीडिया को बुला बुला के जो है वो रोना रोया गया है। देखें, आपने खुद कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो रिजल्ट रोक दिया है, तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि जो कोर्ट है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है। और जो अभी इन्होंने जितनी भी बातें की, जब आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाते हैं तो इसी तरह की ही कार्रवाई होती है, उसमें फॉर्म मैच किए जाते हैं एक दूसरे के साथ, शवायद पेश किए जाते हैं, शवायद को क्रॉस चेक किया जाता है
और अगर वहां भी अगर किसी को इंसाफ मसाल के तौर पे धांधली की कोई देता है एविडेंस और नहीं मिलता तो आगे अदालतें हैं, तो वो उसको देख लेती हैं। तो जो पाकिस्तान में कायदे कानून मौजूद हैं उसके अंदर बड़ी गुंजाइश है कि अगर किसी के साथ कोई गलत हुआ है तो वो ठीक हो जाए, और ये रास्ता सबको अपनाना चाहिए। लेकिन जब आप प्रोपेगेंडा की तो अपना तो रहे, बट इलेक्शन कमीशन के इनिशिएटिव बड़ा हमें स्लो नजर आ रहा है। लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली राना साहब, सिर्फ सवाल आपसे, चीफ कमिश्नर रावलपिंडी की स्टेटमेंट के बाद रिएक्शन बजाय और कोई इलेक्शन कमीशन से आता, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसके ऊपर बड़ी सीख पा हुई है। सर अगर उनके इल्जाम थे भी सही तो इलेक्शन कमीशन पे थे, अगर कोई गलती हुई है तो इलेक्शन कमीशन के एंड पे हुई है। नून लीग को इस तरह स्ट्रांगली रिएक्ट करना चाहिए था उनकी स्टेटमेंट पे। क्योंकि इल्जाम उन्होंने वहां से, हम जीते ना तो हमने जवाब देखें, बिल्कुल हमारा नहीं बनता, क्योंकि इलेक्शन यानी कि वो हमें यही पॉइंट आउट किया ना कि हमें कोई फायदा पहुंचाया गया। लेकिन उसके अंदर बड़ी बेसिक सी बातें हैं। देखें, उन्होंने 2 लोगों का मेनली नाम लिया और खुद उन्होंने तीसरा अपने आप को मुलव्वस किया, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और वो खुद उन्होंने कहा हम तीनों ने धांधली की और इस वजह से जो है वो हमने रिजल्ट तब्दील किए। तो बड़ा आसान है, वो कोई फोन कॉल दिखा दें जो चीफ जस्टिस ने उनको की हो, या कोई हदायत जिस जराए से उन्होंने पहुंचाई हो उनको, या जो चीफ इलेक्शन कमीशन ने उनको कोई हदायत दी हो, तो उसका कोई वो सबूत पेश कर दें। यकीनी तौर पर सर वो तो उन्होंने अपने आप को पेश किया तहकीकात के लिए तो बताएंगे। लेकिन शर्मिला साहबा की तरफ भी जाते हैं। शर्मिला साहबा, इनफैक्ट लियाकत चट्टा साहब ने तो इल्ज़ाम इलेक्शन कमीशन पे भी लगाया है, और शायद जो उम्मीद कर रहे थे लोग वो ये थी कि शायद कोई एक आज़ाद कमीशन बनेगा जिसके नतीजे में तहकीकात होंगी और फिर हक़ाइक़ सामने आएंगे। लेकिन ख़ुद इलेक्शन कमीशन के जिसके ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है वो तहकीकात कर रहा है, तो आपके ख्याल में ये दुरुस्त है, काफ़ी है, और इस तरह की तहकीकात के नतीजे में हक़ाइक़ का इल्म हो पाएगा या कोई इंडिपेंडेंट कमीशन बनना चाहिए था? शिराजी साहब देखिए, कमिश्नर ने 2 इदारों के सरबराहान पे डायरेक्टली इल्ज़ाम लगा। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, दूसरा आला अदलिया के चीफ जस्टिस। अच्छा, ये जो इल्ज़ामात हैं बराह रास्त लगाना और फिर मीडिया के ऊपर आना और हर जगह लाइव चलना, इसने इलेक्शंस के ऊपर एक मज़ीद डाउट क्रिएट कर दिया है, जो ऑलरेडी हम देख रहे हैं एक प्रोपेगेंडा मशीन भी चल रही है। मैं ये नहीं कह रही कि कहीं पर कोई मामलात या कोई ऐसे हालात नहीं है जिसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, इश्यूज हैं, हमें भी हैं, पीपल्स पार्टी को भी हैं, लेकिन हम उन फोरम्स पे जा रहे हैं जो फोरम्स इस बात का मजाज हैं कि वो इन मामलात को देखें। अगर हमें कहीं पर एतराज़ है कि हमारा फॉर्म 45 सही है और हम वो इलेक्शन जीते हुए हैं, तो हम सबसे पहले ECP जा रहे हैं। ECP से अगर हमारी दाद रसाई नहीं होगी तो हम ट्रिब्यूनल और फिर उसके बाद कोर्ट्स में राब्ता करेंगे। अब ECP ने ऑफ कोर्स इसका नोटिस लिया और ECP ने तहकीकात शुरू करी। देखिए, हमें इदारों पे एतमाद करने की ज़रूरत है। जिस इदारे के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, ऑफ कोर्स वो इदारा भी मजाज है जवाब देने का, उसने जवाब दिया, वो तहकीकात कर रहा है, RO से पूछेगा, जो भी सिनेरियो होगा, और ये मामला आप कहीं ना कहीं अपने पाए तकमील को पहुंच जाएगा। चीफ जस्टिस साहब पे भी इल्ज़ाम लगाए, हालांकि ये वो चीफ जस्टिस हैं जिनकी वजह से इस मुल्क के अंदर इलेक्शन की तारीख आई, वरना तो वो तारीख ही नहीं आ रही थी। और फिर तारीख आने के बाद भी जो शेड्यूल जारी हुआ वो भी सुप्रीम कोर्ट के ही कहने पे जारी हुआ है। उस इदारे पे और उसके सरबराह पे भी इल्ज़ाम लगा दिए। देखिए, इल्ज़ाम तो शर्मिला साहबा, उमर अता बंदियाल साहब चीफ जस्टिस पे भी लगते रहे हैं, वो भी तो यही कोशिश कर रहे थे कि मुल्क में इंतखाबात होने चाहिए, बट उस वक्त हमारी ये समझ है कि बराए रास्त कमिश्नर जो है वो इलेक्शन कराने का मजाज नहीं था, ना ही उसके पास रिजल्ट्स आने थे, ना ही उसके पास ये इख्तियार था कि वो रिजल्ट्स को तब्दील कर सके। ये एक जो बाकायदा तरीक़ेकार है, जो प्रोसेस है, ROs, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स, ये इनका काम है इलेक्शन कराना, जो बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करते हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है, इसलिए मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तबसरा नहीं करूंगी, क्योंकि मैं किसी हवाले से कहीं किसी की पार्टी नहीं बनना चाहती, लेकिन मैं समझती हूँ कि तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए, गैर जानिबदार, ताकि मामला कहीं ना कहीं पहुंचे और ये जो एक अफरा तफरी इस मुल्क में फैली हुई है उसका खात्मा हो।
तो आपके ख्याल में ये तहकीकात गैर जानिबदाराना नहीं है? गोया कि खुद इलेक्शन कमीशन को शायद तहकीकात नहीं करनी चाहिए थी। गैर जानिबदाराना नहीं है, मैं कह रही हूँ कि हो सकती है गैर जानिबदाराना। मतलब आप हमने ये क्यों सोच लिया कि अगर इलेक्शन कमीशन ही तहकीकात कराएगा तो वो कहीं ना कहीं उनका कोई इंटरेस्ट होगा। हम अपने इदारों पे ट्रस्ट नहीं करते, अनफॉर्चुनेटली हमें एतबार ही नहीं है इस मुल्क के अंदर। हमें एतबार जब तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं कहता कि जी इलेक्शंस होंगे और वक्त पे होंगे, इस कौम को एतबार ही नहीं आता कि इस मुल्क में इलेक्शन होंगे। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को उठ के कहना पड़ता है। इस मुल्क के अंदर इलेक्शन की तारीख नहीं आती जब तक सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करता है। तो देखिए ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, लेकिन लेट्स सी कि जो तहकीकात ईसीपी करवा रहा है उसका क्या नतीजा सामने आता है। नाज़रीन, वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। राना साहब, इनफैक्ट अगर हम स्टैट्स को देखें तो कोई सूबाई और कौमी असम्बली के कोई 860 हल्के हैं, उसमें से 455 पे गोया के इलेक्शन कमीशन के सामने दरख्वास्तें आ चुकी हैं। तो अभी भी शर्मिला साहब जिस तरह कह रही हैं कि हमें इदारों पे एतमाद करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन दुरुस्त काम कर रहा है, और साथ में जो कमिश्नर रावलपिंडी की स्टेटमेंट के बाद खुद चीफ जस्टिस साहब सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने आके रिस्पॉन्ड किया, लोग उसके हवाले से भी मुख्तलिफ किस्म की राय रखते हैं। आपके ख्याल में उन्होंने दुरुस्त किया, इनिशियली उनको रिस्पॉन्ड करना चाहिए था सोशल मीडिया के थ्रू? किन्होंने रिस्पॉन्ड किया? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जी मेरे ख्याल से देखें, जिस तरह की का प्रोपोगेंडा, मैंने आपको खुद बताया कि आज सुबह मुझे पता चला कि मैं एक प्रिंटिंग प्रेस का मालिक हूं और वो बैलेट पेपर छाप रहा है। ये मुझे आज सुबह से पहले नहीं पता था। तो जो प्रोपोगेंडा मशीन जो काम कर रही है इस मुल्क को, जो एंटी पाकिस्तान एक मामला चल रहा है कि इंटरनेशनल मीडिया में भी पाकिस्तान की साख मुतासिर की जाए, कि पूरी दुनिया के सामने एक ये माहौल बनाया जाए कि ये एक जाली इलेक्शन थे, जबकि खुद वो देखें केपीके के अंदर अक्सरियत से जीते, ओवरऑल इंडिपेंडेंट्स अक्सरियत से जीते, और अब वो कहते हैं कि जी हम 180 जीते। तो उनको वैसे ही कह देना चाहिए कि वो जो जितने उन्होंने कैंडिडेट खड़े किए थे सारे जीते हुए। तो ये सारा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह का माहौल जब IMF को खत लिखा गया था कि हम इसका, और पीछे जो टेलीफोन कॉल्स आई कि जिसके अंदर कहा गया राना साहब, इनफैक्ट अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट हो, बरतानिया के वजीर खारजा हो, यूरोपीय यूनियन हो, पाकिस्तान बार काउंसिल हो, फैफन हो, ये सब लोग सारे माहौल बना रहे हैं, ये सारे इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं खराबियां हैं जिनको दुरुस्त होना चाहिए? क्या लगता है आपको सर? मैं कहता हूँ खराबियां हैं सिस्टम के अंदर, बिल्कुल मुमकिन तौर पे रिगिंग जो है वो पाकिस्तानी कल्चर में हमेशा देखी गई है, जब इलेक्शन हुए उसकी शिकायत भी आई हैं, लेकिन उसका एक मैकेनिज्म है, उसका एक तर्ज तरीका है उसको रिजॉल्व करने का, लेकिन उसको फॉलो किया जाए और मुझे पूरी उम्मीद है कि वहां से जरूर लोगों को इंसाफ मिलेगा। बाकी देखें, बात यह है कि आप मैंने तो आपको बताया कि 35 पंक्चर भी कोई पुरानी पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा नहीं है, उसके ऊपर बहुत कुछ किया गया, बहुत सारे धरने दिए गए, वो बड़ा बयानिए थे कि पता नहीं क्या कुछ हो गया, लेकिन जब वो हकायक के ऊपर बात आई तो कुछ नहीं निकला। आज भी हम कहते हैं कि हम किसी के क्लेम को रद्द नहीं करते। अगर कोई कह रहा है कि उसके साथ कुछ हुआ है, धांधली हुई है, ठीक है, आप शवायद पेश करें, और आखिर देखें फैसला किसने करना है? फैसला इंटरनेशनल मीडिया ने करना है? क्या फैसला जो है वो फाफन ने करना है? क्या फैसला जो है वो पीपल्स पार्टी ने करना है, PMLN ने करना है, या TLP ने करना है, या PTI ने करना है? फैसला तो अदालतों में होना है, फैसला तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में होना है। बिल्कुल वहां फैसला हो, किसी का मैंडेट नहीं चोरी होना चाहिए, किसी के साथ जो है वो कहीं नहीं होनी चाहिए। अहमद अवैस साहब वो कह रहे हैं कि हमें इदारों पे एतमाद करना चाहिए। आपको यकीन होना चाहिए कि जब आप इस तरह की चीज़ें इलेक्शन कमीशन के पास गई हैं, वो चट्टा साहब की स्टेटमेंट हो या बाकी जितने भी उनके पास दरख्वास्त आई हैं, उनके ऊपर मेरिट के ऊपर फैसला होगा और आपको परेशान नहीं होना चाहिए। आप भी मुतमईन हैं सर इस सारे प्रोसेस से? नहीं जी, बिल्कुल मुतमईन नहीं है। पाकिस्तान में बहुत कम लोग होंगे जो उनको आपका ये आफ्टर साउंड, ये इको बहुत आ रही है, इको को जरा देखिएगा, PCR चेक करें इसको। हाँ, बात नहीं कर जी बिल्कुल बात नहीं आप कंटिन्यू कीजिएगा सर।
अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ आपके सामने कि सूरत हाल ये है जी, कि अहमद अवैस साहब। अदालत जब तक अदारा अपनी क्रेडिबिलिटी को इस्टेब्लिश नहीं करेगा तो उसके ऊपर आवाम का एतमाद नहीं रहेगा। बिल्कुल यहाँ पे सूरत हाल ये है कि अदारा जो है ये इलेक्शन के शुरू होने से पहले, जिस वक्त ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा था, जब से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का और इन पर्टिकुलर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो एटीट्यूड था, जिस तरह वो अपने आप को आइन से मावरा समझते थे, जैसे तजलील जो है वो सुप्रीम कोर्ट की और आइन के मुख्तलिफ आर्टिकल्स की ओपनली करते रहे, और उसके बाद इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ है तो आपने सुनी लिया। अभी आपने एक तो सामने आ गए लियाकत चट्टा साहब की शक्ल में, एक कमिश्नर साहब, लेकिन बारहा ये जगह आप मसल मैं खुद डील कर रहा हूँ यहाँ पे डॉक्टर यास्मीन राशिद के केस को। जी तो आप अब सारी डिटेल मेरे पास है। अब आपके पास वक्त नहीं कि मैं यहाँ वो बता सकूँ, लेकिन मैं ज़रूर ये अप्रोप्रिएट फोरम में ये सारी डिटेल वहाँ पे दूंगा कि आधी रात तक उनका रिज़ल्ट जो है वो जो अनाउंस हुआ, उस रिज़ल्ट के मुताबिक वो आउट ऑफ 376 टोटल पोलिंग स्टेशन थे, और उनमें से 343 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट जो है जो अनाउंस हो चुका था, उसके मुताबिक 1,01,000 वोट जो है वो प्लस में वो डॉक्टर यास्मीन राशिद का था, और उसके अंदर 78,000 वोट जो था वो मियां नवाज शरीफ का था। और उसके बाद रिजल्ट बंद कर दिया। उनके एक सीनियर पुलिस ऑफिसर कुछ पुलिस वालों को लेके उनके रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे में गए हैं, उनको प्रेशराइज किया, कमरे से बाहर निकाल दिया, एक नया रिटर्निंग ऑफिसर उसी इमरजेंसी में लाया गया, और उसके बाद नए रिजल्ट बनाए गए। और सुबह जब डिटेल से एकदम से फाइनल रिजल्ट जब अनाउंस होता है तो आप सोचिए कि 1,79,000 प्लस में वोट जो है वो मियां नवाज शरीफ ले रहे हैं, और 1,04,000 वोट जो है वो यास्मीन राशिद ले रही हैं। यानी आप सोचिए कि वो 33 जो पोलिंग स्टेशन बाकी बच गए थे, उसमें मियां नवाज शरीफ जो हैं वो 1,01,000 वोट ले रहे हैं, और यास्मीन राशिद जो है वो 2,552 वोट ले रही हैं। आप अंदाजा लगाइए किस एतबार से इसको लेंगे। और अगर टोटल वोट काउंट करें उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, उन पोलिंग स्टेशन पे मुमकिन है कि मियां साहब की मकबूलियत 100% हो, शायद ये भी हो सकता है, लेकिन मकबूलियत क्या, उसमें एक और बड़ी धांधली थी उसके अंदर। सुनिए, एक और बड़ी धांधली ये थी कि टोटल वोट जो कास्ट होते हैं जो प्रोविंशियल असेंबली के उस हल्के के और नेशनल असेंबली के, वो मैच करने चाहिए। 74,000 वोट जो नेशनल असेंबली में जो मियां नवाज शरीफ को पड़े हैं, उनका कहीं पे रिकॉर्ड ही नहीं है। अच्छा, लेकिन अब तो सर चट्टा साहब के स्टेटमेंट को लेकर इलेक्शन कमीशन ने सर तहकीकात शुरू कर दी है ना। देखें उन्होंने स्टेटमेंट दी, नहीं तो गलत है ना, देखिए गलत हो, ये भी गलत हुआ। देखिए इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो खुद इल्जाम है, एक इल्जाम जिसके ऊपर है वो तहकीक क्या करेगा। ये तो कोई जुडिशियल कमीशन बनता या सुप्रीम कोर्ट एक स्पेशल कोई JIT बनाता, फिर कोई बात थी। यहां तो सूरत हाल देखे ना, एक आदमी जो खुद मुलविस है उसको कहने के वो इंक्वायरी करेगा, वो क्या इंक्वायरी करेगा। सही, तो गोया कि इनकी तहकीकात को फिर आप तस्लीम करने वाले नहीं। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। मैं शर्मिला साहबा की तरफ जाऊंगा। शर्मिला साहबा, इनफैक्ट अगर आप फिच जो आलमी रेटिंग एजेंसी इकॉनमी को लेके, वो तो बड़े खदशात का इजहार कर रही है कि गोया के इलेक्शन हो गए, गैर यकीनी सूरत हाल अभी तक बरकरार है। फिर उनको खदशा ये भी है कि क्योंकि तहरीक इंसाफ को साइडलाइन किया जा रहा है, लिहाजा लोगों में इस्तराब बढ़ेगा। पाकिस्तान के लिए अगला IMF प्रोग्राम लेना कितना आसान नहीं होगा। आपको लग रहा है वाकई जो उनकी असेसमेंट है इस वक्त पाकिस्तान को लेके वो काफी हद तक दुरुस्त है? पाकिस्तान के इस वक्त मुश्किल हालात हैं, और लेकिन वो आज से नहीं है, वो कई सालों से हैं।
ये मुल्क जो है बतदरीज जो है गुर्बत के अंधेरों में जो है वो धकेला चला जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी उरूज के ऊपर है। हम IMF के प्रोग्राम के ऊपर चल रहे हैं। पिछली PDM की हुकूमत ने बहुत मुश्किलात और बहुत ज़्यादा नेगोशिएशंस के ऊपर नेगोशिएशंस के बाद ये लोन सिक्योर किया है। इस वक्त भी जो IMF की शराइत हैं वो बहुत ही सख्त हैं और उसका बराह रास्त जो असर होता है वो एक आम आदमी पे होता है। लोगों ने बड़ी उम्मीद दिखाई है इस कौम ने। मैं तो समझती थी कि वोटर टर्नआउट बहुत कम होगा, लेकिन लोग बाहर निकले। 47.3% इज़ अ गुड नंबर, ऑलमोस्ट 50% लोग बाहर निकले, लोगों ने वोट दिया। ख़ास तौर पे जो नया वोटर है, पीपल्स पार्टी के वोट बैंक में 18% इजाफा हुआ, PTI में 13, PMLN में 3% हुआ। ये एक हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी है। लोगों ने फिर भी सिस्टम में एतमाद दिखाया कि बाहर निकलो, वोट दो। लोग चाहते हैं कि एक मुस्तहकम हुकूमत आए, वो अवामी मसाइल की जानिब गामजन हो। ये हम भी चाहते हैं। इस मुल्क में हर दफ़ा जब इलेक्शन हुए हैं वो हमेशा मुतनाज़ा हुए हैं। आप कोई भी इलेक्शन उठा के देख लें, कोई ऐसा इलेक्शन नहीं है इसको हम ये कह सकें हकीकी मायनों में कि जी फ्री एंड फेयर हुआ है और सब मुतमईन होकर बैठ जाएं और कहें चलो जी हुकूमत चलाओ। हर इलेक्शन जो है वो मुतनाज़ा हुआ है। 2018 में क्या हुआ? वो कौन सा फ्री एंड फेयर इलेक्शन था? सिलेक्टेड था। उसके अंदर शर्मिला साहबा 455 पिटीशंस, 860 में से 455 हल्कों से पिटीशंस आना, सियासत के तालिब इल्म के तौर पे और सहाफत के तालिब इल्म के तौर पे मैंने तो कम अज कम इतनी बड़ी तादाद में 55% डिस्प्यूटेड लग रहा है इलेक्शन। देखिए, तो सिल्वर लाइनिंग इज कि लोग अपना हक मांगने के लिए, अगर वो सही समझते हैं, ठीक है, मैं समझती हूँ मैं हार गई हूँ, लेकिन हार गई थी लेकिन मैं जीती हुई थी और मेरे पास शवाहिद हैं, तो मैं उन फोरम्स पे जा रही हूँ अपना हक एजिटेट करने के। तो अच्छी बात है कि लोग चुप करके नहीं बैठे, लेकिन लोग उस सही फोरम पे जा रहे हैं। मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती कि आप धरना दे के बैठ जाओ, फला हारे आप खैबर पख्तूनख्वा में धरना आप सिंध के अंदर दे रहे हैं, मैं इस बात में बिलीव नहीं करती। हाँ, आप अपना राइट फोरम पे जाने चाहिए, उन फोरम्स को भी बर वक्त फैसले करने चाहिए। लेकिन राना साहब, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त क्योंकि क्लोज हो रहा है ना, तो मैं चाहूँगा कि राना साहब, इनफैक्ट जो एक वहाँ से एक स्टेटमेंट आई है फिच की जानिब से, आपको लग रहा है कि ग्राउंड रियलिटीज़ ऐसी हैं गोया कभी भी तहरीक इंसाफ को साइड लाइन करने की कोशिशें हो रही हैं, और आपके ख्याल में अगर ऐसा हो रहा है तो इससे हालात और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं? क्या कहेंगे सर आप? उनकी रिपोर्ट यकीनन आपकी नज़र से गुजरी होगी। देखें, बात यह है, PMLN का मौक़िफ़ तो क्लियर है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि अगर इंडिपेंडेंट हुकूमत बनाना चाहते हैं तो बनाएं, उनको कौन रोक रहा है। आज ये सुन्नी तहरीक के अंदर जम हो रहे हैं, इनकी अपनी पॉलिटिकल मूव है, अच्छी बात है, ये अपना एफर्ट करें। ना देखें, उनके हिमायत याफ्ता लोगों को अपनी पार्टी में भी तो शामिल कर रहे हैं ना आप सर, देखें तो सही, उनके गले में मुस्लिम लीग नून के मसले डाले जा रहे हैं सर। ये देखें, हम तो इंडिपेंडेंस को दावत दे रहे हैं और हमारी तरफ से तो बिल्कुल हाँ दावत, हम चाहते हैं कि लोग हमें ज्वाइन करें और ताकि हम एक मजबूत हुकूमत बना सकें। लेकिन उसके ऊपर पहले बात होगी कि ये लाजिम नहीं है। लेकिन ये देखें, बात ये है कि कोई जीते, अक्सरियत में जीते इंडिपेंडेंट्स, उन्होंने जमाती कैंडिडेट्स को हराया, तो यहाँ देखें बिल्कुल एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। जो इंसाफ है वो होना चाहिए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल से भी हो, वो अदालतों से भी हो, ताकि ये मामलात जो हैं वो ख़त्म हो और मुल्क आगे बढ़े। लेकिन हम समझते हैं कि यहाँ एक मुनज़्ज़म एजेंडा है कि मुल्क को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। ये बड़ा ख़तरनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इश्यूज हैं वो सब सियासी जमातों को मिलकर रिजॉल्व करने चाहिए और हम इस लिहाज से ओपन है। हम समझते हैं कि सबको साथ लेके चलना है, मिलकर चलना है। अहमद अवैध साहब वो कह रहे हैं कि मुनज़्ज़म एजेंडे के तहत हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, कमिश्नर का कोई किरदार नहीं होता इलेक्शन के कंडक्ट कराने में, चट्टा साहब को लॉन्च किया गया और आप फिर सड़कों पे बैठ के माहौल को और ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। राइट फोरम पे जाएं सर। देखिए, बात सुनिए, उनसे पूछें कि कमिश्नर की ये जो AC जो है, उसके बाद एडिशनल सेक्रेटरी, एडिशनल कमिश्नर जो है, फिर उसके बाद DC जो है, क्या ये तमाम के तमाम कमिश्नर के अंडर नहीं आते हैं? एक डिवीजन के अंदर जितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो तमाम को कौन कंट्रोल करता है? कमिश्नर। और ये तमाम पोलिंग स्टेशन को विजिट किसने किया जा जाके? वो कहाँ फुटेज हैं? देखें, वो कोई जाली बनी हुई हैं। वो मूवी, वो वीडियोज जो अभी सर्कुलेट हो रही हैं और मौजूद हैं, जब कमिश्नर जा के हर जगह देख रहे थे और कर रहे थे, और हर जगह पे कमिश्नर मुलव्वस है।
और आप देखिए 1977 के हंगामे हुए थे भुट्टो के, क्या इल्जाम था कि जितनी सीटों के ऊपर धांधली हुई थी उसमें कमिश्नर मुलविस थे, उनके थ्रू हुई थी। तो खुदा के लिए होश के नाखून लें, धांधली भी हो और कहें कि ये पीटीआई जो है ये इसमें सिचुएशन को खराब कर रही है। भाई अपना हक मांग रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हमसे ये चोरी की हुआ आप जो है ये मैंडेट लेकर आप हुकूमत सत्यानाश ना करो मुल्क का, आइन के मुताबिक चलो, आइन की अथॉरिटी को मानो, रूल ऑफ लॉ के ऊपर चलो और जो जीता है उसको जीतने दो, जो हारा है उसको हारने दो। सही, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब, राना एहसान अफजल और शमीस फारूकी साहबा। नाज़रीन आज का शो यहीं ख़त्म करते हैं, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।